चलो, अगर आज टाइम मिला तो हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में काफ़ी आगे निकल जाएं या फिर इंट्रोडक्शन तो कर लेंगे। तो सबसे पहले वो टूल्स कर लेते हैं जो एडजॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप हेडिंग लिखिए, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। तो बच्चे, सपोज आपके पास, मेरे साथ साथ लिखते रहना आप, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। तो सबसे पहले मैं यहां पे माइनर एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन कोफैक्टर। ठीक है? तो आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे है और आपको इसका माइनर कंप्यूट करना है। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी है, 2x2 ऑर्डर के भी मैं कंसिडर कर लेता हूं, A1 A2 A3 A4। तो बच्चे, इसके माइनर अगर मुझे निकालने, इंडिविजुअल एलिमेंट के अगर माइनर निकालने हैं, मान लो A1 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A1, तो इसको मैं M11 से इंडिकेट करता हूं। M11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। जब भी आप माइनर निकालते हैं तो जिस रो और कॉलम का A1 हिस्सा है उसको आप हटा दो, यानी आपको ये छोड़ना है और ये वाला कॉलम छोड़ना है। बचा क्या? A4। तो A4 बच्चे माइनर हो गया, राइट? अगर आपसे कोई कहे कि A2 के करस्पॉन्डिंग माइनर, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो जिस रो और कॉलम का A2 हिस्सा हटा दो, जो बचा उसे लिख दो A3। ये माइनर हो गया। अगर मैं आगे बढ़ूं, A3 के माइनर का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो बच्चे A2 हो जाएगा। सिमिलरली M22 इज A1। अच्छा, अगर इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी 3x3 मैट्रिक्स ले लूं, आप यहां मैट्रिक्स का सिंबल लगा लो। मैं कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स ले लूं, लाइक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहां पे माइनर कैसे कंप्यूट किया जाए? सबसे पहले M11 कंप्यूट करते हैं बच्चे। तो देखो, M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, मींस कौन सा रो? पहला रो और पहला कॉलम। जो बचा उसे लिख लेना है। तो इसे लिखना है B2 B3 C2 C3, और इसकी वैल्यू क्या होगी? आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है? B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है? इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे कि M12 का माइनर लिखना है, तो बच्चे जिस रो और कॉलम का A2 हिस्सा उसे हटाना है, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाना है, जो बचा उसे लिख लेना है। तो B1 B3 C1 C3, और इसकी वैल्यू आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B1 C3 माइनस C1 B3। अभी मैं डिटर्मिनेंट वर्ड का नाम नहीं ले रहा हूं, थोड़ी देर मुझसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो B1 C3 माइनस C1 B3। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे यह निकालना है M31
सिमिलरली अगर मुझे ये वाला माइनर लिखना है, मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस थर्ड रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसको डंडे के अंदर लिख दिया भाई, A2 A3 B2 B3, और इस वे में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स A2 B3 माइनस B2 A3, ये सॉल्व करते हैं। तो A2 B3 माइनस B2 A3, ये बात अच्छे समझ आ रही है। अच्छा, अब भाई माइनर वाली बात समझ आएगी। मान लो 4x4, वैसे आपसे 4x4 की चर्चा कम की जाती है, लेकिन प्रॉपर्टीज में तो कोई कर ही सकता है। मान लो 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती और आप M11 निकालते, तो यहां पे 3x3 का आपके पास एलिमेंट बन के आता, राइट। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है, कैसे एक्सपेंड करते हैं थोड़ी देर में इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। अभी बस ये समझो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर लिखते कैसे हैं। मतलब यहां डंडे के अंदर कितने क्रॉस कितने का एलिमेंट आता, 3x3 का। अगर 5x5 होता तो 4x4 आता। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है उससे, राइट। चलिए, अभी थोड़ी देर में ये डाउट लाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एक बहुत छोटी सी बात मैं करता हूं, हम समझ गए भाई माइनर कंप्यूट कैसे करते हैं। अब मेरा सवाल यह है, अगर अपने पास मैट्रिक्स ए ऐसे दी गई है, AIJ n×n, अगर मैं माइनर से बनी हुई मैट्रिक्स लिखता हूं, उसको मैं ऐसे लिखता हूं MIJ। कैसे कैलकुलेट करना है आपको इसका आइडिया लग गया, कैसे इसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहां से मैं एक बहुत छोटी बात पूछ रहा हूं, अगर ऐसा है तो आपको यह बतलाना बच्चे, K इंटू A मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा। नहीं, जब आप K मल्टीप्लाई करेंगे तो K सब में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप यहां पे गौर कर सकते हैं। जब आप इसको छोड़ेंगे तो यहां पे K मल्टीप्लाई होगा, यहां K मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर एक माइनर में K स्क्वायर आएगा। ऐसे अगर 4x4 होता तो यहां पे 3x3 का आपके पास डिटर्मिनेंट बनता, तो K क्यूब आता। तो यहां पे K इंटू A आपने किया, A का ऑर्डर क्या है, n×n, तो बाहर क्या आएगा, K पे पावर n-1, राइट। तो ये भाई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, यानी ये बच्चों का K पे पावर n-1 पहले वाला माइनर। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये बात आप नोट कर लो। हियर K इज एनी स्केलर। यहां पे K कोई भी स्केलर, हाँ लाल सवाल पूछते रहते हैं सब पे। जहां पे K एक स्केलर है, ठीक है। अब देखो, माइनर के बाद हम आते हैं कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, जो कोफैक्टर है वो बेसिकली माइनर की वैल्यू विद प्रॉपर साइन होती है। कहने का मतलब, अगर मैं CIJ को कोफैक्टर कहूं, सपोज दिस इज कोफैक्टर, इसको मैं कोफैक्टर बोल देता हूं। कोफैक्टर अगर ये है तो बच्चे आप कैसे करेंगे, माइनर में -1 पे पावर I प्लस J मल्टीप्लाई करेंगे। माइनर में -1 पे पावर I प्लस J मल्टीप्लाई करने से तुम्हें कोफैक्टर मिल जाता है। जैसे अगर मैं पिछले एग्जांपल्स की बात करूं, या कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A,
अभी 2x2 ऑर्डर से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3 4। मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तुम्हें कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर से पहले क्या निकालना चाहिए अपने को? माइनर। तो बच्चे 1 का माइनर क्या होगा? जिस रो और कॉलम का हिस्सा छोड़ दो 4 आया, इस माइनर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -1 पे पावर i प्लस जे। तो -1 पे पावर क्या आएगा? 1 + 1। अगर आप C11 कंप्यूट कर रहे हैं, राइट? तो बच्चे इसका मतलब सिंपली क्या है? आप C11 कंप्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब आप C12 कंप्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब C21, इसका मतलब C22। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो C11 कितना होगा? -1 पे पावर 1 + 1 M11 4 आएगा ऑफ कोर्स। यहां लिख लेते हैं 4। अगर मैं C12 की बात करूं तो -1 पे पावर 1 + 2 M12 का मतलब बच्चे यहां पे 3 आ गया, बट एक माइनस साइन आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं 2 1 आ रहे, -1 पे पावर 2 + 1 होगा, M21 होगा, फिर से माइनस आएगा, गॉट इट? और यहां पे 1 आएगा। ये आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली। कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? तो माइनर और कोफैक्टर में तुम्हें रिलेशन भी मिल गया। तो कोई कहे व्हाट इज कोफैक्टर, तो आप कहेंगे इट इज वैल्यू ऑफ माइनर विद अ प्रॉपर साइन। वैल्यू ऑफ माइनर विद अ प्रॉपर साइन। आप देखो, हम कोफैक्टर से परिचित हो गए, ठीक है, कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर है। यहां पे एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, Aij n क्रॉस n, तो इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा दैट विल बी -1 पे पावर i प्लस जे। बोलो बच्चे हां या ना? Mij n क्रॉस n। पूरी बात समझ आ रही है? पहले आप माइनर्स निकालेंगे, उसमें -1 पे पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई करके चलेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको आप इसके अंदर ही लिख लो, इन दिस वे। आपने यही फॉर्मूला यहां पे यूज किया है। पहले आपने माइनर निकाला, उसमें -1 पे पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई किया, आपको C11 ये सब मिलने शुरू हो गए। पूरी बात समझ आ रही है कि डाउट है इसमें? चलो भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहां पे हम वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करते हैं। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ये बच्चे जो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर कोई कहे व्हाट इज डिटर्मिनेंट, तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ी सी चर्चा यहां पे करनी पड़ेगी, बाकी से मैं अलग से पढ़ाऊंगा। डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कहे तो डिटर्मिनेंट। कैसे डिफाइन करते हैं वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स को, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो लाल, आपके पास सपोज कोई भी मैट्रिक्स ये लिखी हुई है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो। सपोज ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कैपिटल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये 3x3 और ये भी 3x3। ये कैपिटल A1 A2 A3 ये सब क्या है? कैपिटल A1 का मतलब
स्मॉल ए वन का कोफैक्टर, कैपिटल ए टू का मतलब स्मॉल ए टू का कोफैक्टर। तो इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को यूज करते हुए मैंने एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली। तो ये बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो बच्चे अगर मैं डिटर्मिनेंट को इससे इंडिकेट करूं, गौर करना, दिस इज वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट। अगर मैं इस सिंबल से इंडिकेट करूं, ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, तो यानी इसको ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया। अब सवाल है कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो गौर करना, आप A1 A2 A3 में इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो बच्चे आपको मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाती है, यानी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन मिल जाता है। कोई मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड तो नहीं यूज कर रहा हूं। अगर आप A1 A2 A3 में उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है, डिटर्मिनेंट की, मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाती है, राइट। ये मैट्रिक्स की वैल्यू, यही डिटर्मिनेंट होता है। जो आप डिटर्मिनेंट को खोलते नहीं है, वो यही फॉर्मेट आप यूज करते हो। अब देखो, यही वैल्यू बच्चे और किसके बराबर होगी, यही वैल्यू बराबर होने वाली है B1 कैपिटल B1 B2 कैपिटल B2 B3 कैपिटल B3। यही वैल्यू लाल और किसके बराबर होने वाली है, मैंने क्या कहा था, एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। यानी ये तीनों ही डिटर्मिनेंट हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू हैं। यहां तक का मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गौर करना आप, तो बच्चे अगर आप मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं, ध्यान दो आप लोग, तो बच्चे डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिखेंगे, स्मॉल a1। अच्छा, कैपिटल A1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये रो और कॉलम छोड़ दो, -1 पे पावर i प्लस j मल्टीप्लाई करो, मींस कैपिटल A1 की मैं वैल्यू लिख रहा हूं। तो क्या होगा, B2 B3 C2 C3। बोलो, ये बात समझ आ रही है, B2। अच्छा, बाहर मैंने -1 पे पावर i प्लस j मल्टीप्लाई कर दिया है, वो +1 ही आएगा, क्योंकि 1 + 1 था, राइट। अब कैपिटल A2 क्या होगा बच्चे, कैपिटल A2 तो -1 पे पावर 1 + 2। 1 + 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल A2 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, राइट। तो कैसे निकालेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, माइनर के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, जिसका A2 हिस्सा है, जो बचा उसको लिख लेना है, उसमें -1 पे पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई कर देना है। इतना स्लो मत रहो लाल। तो A2 यहां पे माइनस क्यों आया, आपको आपके पास रीजन है ना, -1 पे पावर i प्लस j से आया। B1 B3 C1 C3 प्लस A3, आप जिस रो और कॉलम का A3 हिस्सा है उसको हटा दो, तो B1 B2 C1 C2। अच्छा, -1 पे पावर क्या मल्टीप्लाई किया इस दफा, 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से। तो यहां पे आएगा भाई अपने पास B1 B2 C1 C2। अच्छा, यही वैल्यू और किसके बराबर आने वाली है, आपका मन करे आप डिटर्मिनेंट को ऐसे एक्सपैंड कर दो। आप यही फॉर्मूला यूज करते थे एक्सपैंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो B1 में कैपिटल B1 मल्टीप्लाई करने हैं, तो कैपिटल B1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, यानी
इसका कोफैक्टर। तो जिस रो और कॉलम का हिस्सा हटा दो, A2 A3 C2 C3 बचा उसे लिख लो, लेकिन साथ साथ क्या मल्टीप्लाई करता, -1 पे पावर 2 + 1, तो एक माइनस आएगा। बोलो हां या ना? B1 A2 A3 C2 C3। फिर अगले में प्लस B2 और कैपिटल B2 क्या होगा, आप ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दो, -1 पे पावर 2 + 2 करो, तो -1 पे पावर 4 कितना होगा, +1। तो ये रो और कॉलम हटाना है तुम्हें, यानी A1 A3 C1 C3 प्लस B2 A1 A3 C1 C3 प्लस B3, अच्छा इस बार क्या होगा, -1 पे पावर 2 + 3, तो -1 आ जाएगा यहां पे। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है? तो ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। अच्छा ये 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स तो एक्सपेंड करने तुम्हें आते हैं, मतलब ये B2 C3 - C2 B3 हो जाया करेगा। अच्छा अगर आप इसको और इसको एक्सपेंड कर दो, दोनों वैल्यू सेम होंगी। सिमिलरली आप इसके क्रॉस जाके भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अब आप अपने आप से लिख पाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो इतनी बात हो गई। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती निकल के। प्रॉपर्टी क्या है, अगर एलिमेंट्स में किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, कहने का मतलब अगर बच्चे मैं A1 में B1 A2 में B2 A3 में B3 इस वे में मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो वैल्यू 0 आती है। बोल सर कोई ये भगवान की माया है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप B1 B2 B3 की वैल्यू पुट करो, आपके पास B1 B2 B3 यहां अवेलेबल है, इसको एक्सपेंड कर दो, सब कट के 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो बच्चे यहां पे क्या होगा, A1 B1 की वैल्यू क्या ये लिखी हुई है माइनस साइन के साथ, तो यहां माइनस लगा दूं, माइनस यहां पे आएगा A2 A3 C2 C3 प्लस A2, आप चेक करो B0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब B2 क्या होगा, ये B2 लिखा हुआ है, A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 A3, तो यहां माइनस आएगा, राइट? तो इसको आप लिख लो -A3 A1 A2 C1 C2। चलो बच्चे फटाफट से एक्सपैंड करो, जल्दी एक्सपैंड करो। देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कट जाएंगे। जो भी है एक्सपेंड करके देख लो। चेक करो फटाफट, सारे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब अगर मैं A1 A2 A3 ऐसे लेके चलता हूं, या अगर मैं ऐसे मैट्रिक्स ले लूं, गौर करो, ए मैट्रिक्स मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं, AIJ N क्रॉस N, राइट? और जो बच्चे कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं, -1 पे पावर I प्लस J MIJ N क्रॉस N। देखो मैथ करने जा रहे भाई यहां पे थोड़ी बहुत। अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैं कहूं A11 का कोफैक्टर आपको यहां से मिल जाएगा, I और J की वैल्यू 1 1 पुट करने पे, राइट? अगर मैं A11 A12 अप टू A1N में
करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मिस मैट्रिक्स की वैल्यू, जिसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। कोई समस्या तो नहीं है? देखो यहां पे अगर मैं कहूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, ए आई जे एन क्रॉस एन, या मैं और एप्रोप्रिएट वे में डिफाइन तो कर सकता हूं इसे, बट ऐसे भी लिखूं तो हमारे बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े बहुत। अच्छा, अगर 1 2 3 अप टू एन तक चलते हैं तो इसमें कोई समस्या? 1 2 3 अप टू एन, ठीक है, इसमें शायद इनको कोई दिक्कत ना आए। चलो, तो यहां पे बच्चे मैंने ए आई जे ऐसे लिखा, अलॉन्ग विद जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 पे पावर आई प्लस जे एम आई जे। हाँ, गौर करो जो लिख दिया। इसका मतलब यहां पे इसको मैं वेरी भी करने जा रहा हूं। जो आई है बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू जे, लेस देन इक्वल टू एन, ऐसे मैं वेरी कर रहा हूं। क्या लिखा है, समझ आ रहा है कुछ? देखो, अगर आई की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो जे में कुछ भी रख सकता हूं अपनी इच्छा अनुसार, कोई समस्या तो नहीं है। फिर जब मैं आई की वैल्यू 2 लूंगा तो मैं फिर जे कुछ भी रख सकता हूं अपने इच्छा अनुसार। ये बात समझ आ रही है? लेकिन जो जे है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आई की वैल्यू 2 लेते हो फिर जे की वैल्यू आप 1 ले लो। क्या ये पॉसिबल है? ये पूरी कहानी समझ आ रही है? ये देखो, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ दो, आप बस ये फील करो। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मैं ऐसे बतला देता हूं। आप यहां पे मान लो फर्स्ट रो कंसीडर करते हो, तो फर्स्ट रो के लिए बच्चे आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। फर्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू 1 होगी। आपको ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट डिफाइन करूं, मैं ऐसा डिफाइन करता हूं, A1 J लिख देता हूं। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। A1 J लिख देता हूं। J वेरी करेगा 1 से लेके n तक, ठीक। इसमें बच्चे मैं आई की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो -1 पे पावर 1 प्लस जे, बस डिनोट करने का तरीका है, मैं आसान भाषा को टफ बना रहा हूं। ये ऑलरेडी यहां पे एक्सप्लेन किया जा चुका है ऊपर। यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, जो जे है दैट वेरीज फ्रॉम 1 टू n। हमें पता है जे एक इंटीजर है, तो बच्चे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। देखो यहां पे क्या क्या लिखा जाएगा, A11, A12, A13, करस्पॉन्डिंग माइनर्स में क्या आएगा, 11, 12, 13, 1n। गॉट इट? ये यही वाली सिचुएशन लिखी हुई ना कि A1, A2, A3 में उनके कोफैक्टर्स आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो। ये क्या लिखा हुआ है? ये कोफैक्टर लिखा हुआ है। बोलो बच्चे हाँ या ना? अच्छा, अब देखो मैं ये कह रहा था, आप इसी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूं भाई चलो मैं सेकेंड रो में चला आता हूं, यहां पे J कर देता हूं, साथ साथ -1 पे पावर 2 प्लस J कर देता हूं, M2J कर देता हूं। इस बार मैं डिटर्मिनेंट को किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं? सेकेंड रो के अलोंग। किधर एक्सपेंड कर रहा हूं? सेकेंड रो के अलोंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? J कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चे? 1 से लेके n तक। ये कौन सी सिचुएशन है आप गौर करना, ये वाली सिचुएशन है B1, B2, B3 वाली। पूरी कहानी समझ आ रही है? अच्छा, ऐसे अगर बच्चे मैं चलता जाऊं आगे, मैं बिल्कुल आगे चलता चला गया, अब मैं n पे आ गया, यहां पे मैं J लिख देता हूं। कोई समस्या लाल? डॉट -1 पे पावर यहां पे J को वेरी कर लेते हैं 1 से n के बीच में, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। गॉट इट? कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, 0 कब हो रही वैल्यू? जब उन्हीं एलिमेंट का किसी और के कोफैक्टर में गुणा कर दिया जाए।
जैसे A1 A2 A3 के कोफैक्टर क्या थे, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, उसमें वो मल्टीप्लाई ना करके B1 B2 B3 के कोफैक्टर्स गुणा कर दिए जाएं या C1 C2 C3 के कोफैक्टर्स गुणा कर दिए जाएं, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। वो यहां लिखा हुआ था। अब उस पे आ जाते हैं, उसका मैथमेटिकल, अगर ऐसा कभी लिखा जाएगा आप डर जाओगे, इसलिए इसको फील कर दो। इन सब पे मैंने सिग्मा नहीं लगाया, बाहर आप सिग्मा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या वैल्यू यहां पे 0 होने वाली है। जैसे मैं अगर ऐसे आपसे कहूं, इस पे जरा आप गौर करना, A1J -1 पे पावर 1 प्लस J, यहां पे मैंने कर दिया M2J, जहां पे J वेरी कर रहे 1 से लेके N तक। बोलो बच्चे ये क्या हुआ यहां पे। अब इस बार अगर आप यहां पे J वेरी करोगे, आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, और यहां पे क्या मिल रहे हैं, सेकेंड रो के माइनर्स मिलते जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ऑफ कोर्स। ये बात समझ आ रही ना। अगर ऐसा कभी सिंबल दिखे तो आप इसको क्या करेंगे, 0। इतना ही नहीं, अगर आपके सामने ऐसा भी लिखा हुआ नजर आए, A1J, इस बात को फील कर पा रहे हो ना कि तकलीफ 10 गुना बढ़ चुकी है, और यहां बच्चे J वेरी कर रहे हैं 1 से लेके N तक। इस बार आप थर्ड रो के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में, गॉट इट। तो वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0। पूरी कहानी में क्रिस्टल क्लियर है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, A1J डॉट -1 पे पावर 1 प्लस J MNJ, ये सब 0 होगा। तो ये नोटेशंस की वजह से थोड़ा टफ लग रहा है, बात वही है। आप यहां गौर कर पा रहे होंगे कि इस केस में क्या हुआ है, फर्स्ट रो की जो एंट्रीज हैं उसमें आपने सेकेंड रो के कोफैक्टर साथ गुणा किया है, दैट विल बी 0। यहां पे फर्स्ट रो की एंट्री के साथ आपने थर्ड रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 0 होगा। यहां पे फर्स्ट रो, इसी प्रकार अगर हम आगे चलें, सेकेंड रो की एंट्री लें, उसमें फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब सेकेंड को छोड़ के किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, यहां पे काउंटिंग के सवाल भी बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा एक्टिव रहो। ये पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई भाई। तो क्या सीखे, एलिमेंट्स में उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स की वैल्यू मिलती है, इसको क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स की एंट्रीज में किसी और के कोफैक्टर से गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 0 आ जाती है। ये दो बातें आपको आसान सी भाषा में याद रखनी है, ठीक है। जरा एक आध एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं फटाफट। सपोज बच्चे अपने पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स है 1
2 3, -1 0, -2 3 4 5, ये बच्चे मैट्रिक्स है। एंड यू हैव टू क्रिएट ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। चलिए, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के आप फटाफट कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए जल्दी से। हाँ, कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बनाओ। गौर करो, मेरे साथ साथ करो, मेरा कैलकुलेशन चेक करना। सुनो बच्चे, इसका कोफैक्टर निकालना पहले एलिमेंट का, तो मल्टीप्लाई में +1 आएगा। एक मिनट सुनो, क्या आएगा? +1, यहां पे -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। गॉट इट? ये सिमेट्री लेके चलेंगे। चलिए, तो 1 का निकाल रहे हैं, तो 5 × 0 -8 + 8, यानी 8 आ गया। फिर पहले माइनस लगा लेंगे, राइट? माइनस लगा हुआ है, रो कॉलम छोड़ा, -5 + 6, और बाहर एक माइनस है तो -1 आ जाएगा। गॉट इट? इस पे आते हैं, तो यहां +1 मल्टीप्लाई में होगा, रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, तो -4, राइट? और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा? माइनस, बता दिया था, प्लस माइनस प्लस प्लस ही मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आने वाला भाई यहां पे? -4। अगले में माइनस मल्टीप्लाई होगा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 10 -12, तो -2 और -1 +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे चलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग तो प्लस मल्टीप्लाई होगा, रो गया कॉलम गया, 5 - 9 -4। इस पे आते हैं, माइनस आएगा मल्टीप्लाई में, रो गया कॉलम गया, 4 - 6 -2 और -1 +2। इस पे आते हैं, रो गया कॉलम गया, 10 - 12 -2। कोई दिक्कत तो नहीं जी? पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? इस पे आते हैं, रो गया कॉलम गया, लेकिन एक माइनस में मल्टीप्लाई होगा, -2 + 3, -1 आया, और एक माइनस पहले से -1 हो गया। -2 + 3 और बाहर एक माइनस था, तो माइनस रहेगा। इस पे आते प्लस आएगा, रो गया कॉलम गया, 0 + 2 +2 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आप अगर अपने आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे तो सही है भाई, कैलकुलेशन तो मेरा भी गलत हो सकता है। अब देखो, बात हो रही कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। जब भी आपसे कोई डिटर्मिनेंट वर्ड की चर्चा करता बच्चे, तो एलिमेंट्स का इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में गुणा कर देने पे, मींस 1 × 8 -1 × 2 + 3 × -4, ऐसा करने से तुम्हें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 8 -2 -12, तो ये -6 आया। इतना ही नहीं, अगर आप ये वाला रो और दूसरा लेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। नहीं तो मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, 100 में 100%। ठीक है, ये मान लेना आप। तो आगे करके देखते हैं, सेम कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट के लिए। इस बार दूसरा रो लिया, तो -1 × +2, तो -2 आया, 0 खत्म ही हो गया, -2 × -2 कितना आ गया? -6। तीनों से सेम आना चाहिए। थर्ड लिया, वो लेते हैं। थर्ड रो, 3 × -2 तो -6, 4 × -1 तो -4, 5 × यहां पे कर दो भाई, 10 हो जाएगा। कहीं पे कुछ मैंने गलती कर रखी है तो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। ये गया और ये गया, -4। अच्छा, यहां पे -4 आना चाहिए था, ये गलती थी भाई, पता चल गई यहीं पे। तो -12 आएगा ना? ठीक है, देखो गलती अपने आप पता चल गई भाई, यहां पे गलती कुछ कर रखी थी। अच्छा, ये तो बात रही कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विच इज डिटर्मिनेंट। अब आते हैं, एलिमेंट्स का किसी और के कोफैक्टर में गुणा कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, राइट? तो देखो क्या होने वाला है, 1 × 2 + 2 × -4, 3 ×
चेक कर लो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी बात की चर्चा अब तक करी गई है, ठीक है, ये आप नोट कर दो। पूरी बात समझ आई अच्छे से? तो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, इवन अप एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन हम लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, बहुत लाइटली लेके चले जाते हैं, बट इसको फोकस करने की जरूरत है भाई। बिल्कुल, पूरी मैथ ही आसान है। अब वो जो मैंने नोटेशन लिखा उसी में डर गए तुम लोग। वैसे 4-5 सवाल में हो जाए तो शायद कुछ टफ लगने लगता है। जल्दी नोट करो भाई, पूरी बात आगे बढ़ना है। तो होपफुली आप लोग को फैक्टर माइनर्स को काफी ढंग से सीख गए। कभी पहले इतना बढ़िया फील नहीं किया था? तो यहां तक का मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अभी मैं एडजॉइंट पे नहीं आ रहा। एडजॉइंट थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और बात लिख लेते हैं। देखो अपने पास ये एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, राइट। इसको मैं लिख देता हूं, सपोज ये बी आई जे है, एक और मैट्रिक्स है, लिंक देखना, ये इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, और अगली मैट्रिक्स इसके कोफैक्टर से बन रही है। मतलब इसके कोफैक्टर्स यूज करके अगली मैट्रिक्स में बना रहा हूं। इसका नाम रख लेते हैं, यहां पे A1 कोफैक्टर कर लिया, इसका नाम A2 कोफैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये बी आई जे, तो इसको कुछ और नाम रख लेते हैं, सपोज ये लैम्डा आई जे है, या कुछ और लिखें, क्या लिखें यहां पे, क्या नाम लिख सकते हैं यार, फंस गई गाड़ी। इसका नाम रख लेते हैं B1 आई जे। नहीं मानूंगा तुम्हारे कहने पे। A2 कोफैक्टर, ये क्या हो जाएगा भाई यहां पे, B2 आई जे। अच्छा कम लग रहा है ये, क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट में ही होता है। आई जे कैसे किया जाए, अच्छा यहां पे कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं ऐसे। नोटेशन तो लिखना है B2 आई जे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं, पक्का। अब भाई ऐसे आगे चलते चले गए, ये देखो यात्रा यहां पे खत्म हो रही है। चलते 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 ये देखो A1 था, A2, ऐसे मैं AN तक आ जाता हूं, और यहां पे BN IJ लिख देता हूं। इन सबके डिटर्मिनेंट में क्या संबंध होगा वो बताना है।
मीन्स सवाल ये है, वी इंक्लूडिंग मी, वी हैव टू, कितना बड़ा सवाल है, सोचो इनके डिटर्मिनेंट में संबंध मिल गया, कितनी बड़ी बात है। मैं से पूछूं कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, उसके एंट्री कुछ है, इसके कोफैक्टर्स कोई बनती है, उसके कोफैक्टर से उसके कोफैक्टर बनते, का डिटर्मिनेंट बताओ, तो हर बार आप कोफैक्टर थोड़ा निकालोगे, फिर तो बड़ी मेहनत हो जाएगी। अरे मर जाओ। वी हैव टू प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन determinants of cofactor matrices, ये बताओ भाई क्या किया जाए। अगर आपने थोड़ी बहुत बातें याद होंगी तो कर पाओगे, नहीं जल्दी नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूं। 3x3 से प्रूफ करने की कोशिश करूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये नोट कर लिया? देखो मैं एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं। अब गौर करो बच्चे, सपोज आपके पास कोई एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं। यह बच्चे कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो, अगर आप ए मैट्रिक्स और ए को फैक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जादू मिलने वाला है। यहां पे ए मैट्रिक्स में ए को फैक्टर मैट्रिक्स का गुणा कर दिया जाए, रो एंड कॉलम बेसिस ऑफ मल्टीप्लाई करते हो। मामला कुछ अजीब सा हो रहा है। यहां से सिमेट्री नहीं मिल रही है कुछ, लेकिन अगर मैं ए को फैक्टर के ट्रांसपोज के साथ गुणा कर दूं, तो ए को फैक्टर का ट्रांसपोज क्या होगा लिख दूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये A1 A2 A3 वर्टिकल आ जाएंगे, तो रो एंड कॉलम आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे यहां क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाकी ये सारे शून्य क्यों हो गए, रीजन है ना, 0। यहां पे डिटर्मिनेंट ए आएगा ना, डिटर्मिनेंट बाहर आएगा तो आई बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। या दोनों तरफ का मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, दोनों तरफ का मैं डिटर्मिनेंट ले लूं। आप मतलब पास आउट बैच हो तभी ये बता रहा हूं, नहीं तो 12th में चीज बाद में आती, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे ऐसा लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ का मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ए इंटू दिस का ट्रांसपोज, दोनों तरफ का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। हो सकता है दोनों ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तो आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। ये प्रॉपर्टी तब होल्ड करेगी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, ये कहानी क्रिस्टल क्लियर, हालचाल बढ़िया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे लगा देते हैं। देखो बच्चे क्या बनने वाला है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए को फैक्टर का ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। अब आप कहोगे सर
ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। रो और कॉलम को फ्लिप करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात समझ आ रही? तभी इस बात को हम बढ़िया से प्रूफ कर पाएंगे। ठीक क्यों करा? क्योंकि तुम लोग पास आउट बैच के हो, इसलिए। आप देखो बच्चे, ये कट जाएगा तो यहां पे कितना आएगा? डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसको सीधे ए को फैक्टर लिख दें। ये डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ गया। ये देखो रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? ए को फैक्टर का स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़े, अब अगले में चलते हैं। ये हमने ए को फैक्टर का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आया। अच्छा अगर और आगे बढ़ा जाए तो अब इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना रहे हैं। किसके? एसी के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो देखो यहां पर ऐसे लिखते हैं, ये एसी मैट्रिक्स इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स जो भी है उसका डिटर्मिनेंट। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? या मैं मामला और आसान कर दूं? तुम लोग यार सोचते नहीं हो, मुर्दा हो। देखो ये मैट्रिक्स इसके कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स, अब वो मल्टीप्लाई में आ रही है यहां पे। एसी और एसी के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा? एसी कोफैक्टर का क्यूब। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? जो टफ है तो टफ रहेगी, आसान कैसे कर लें? देखो ऐसा लिखा, एसी कोफैक्टर, तकलीफ ज्यादा है सिंबल में, ऐसा लिख देते हैं एसी कोफैक्टर। और यहां पे अब इसके कोफैक्टर्स जो बनी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। मैं लिख ही नहीं रहा हूं, इसका नाम डिब्बा छोड़ दिया। बराबर क्या आएगा? एसी कोफैक्टर का क्यूब। अब ये कट जाएगा, जो तुम्हें निकालना था डिब्बे में वो आ गया, एसी कोफैक्टर का स्क्वायर। और एसी कोफैक्टर तो वहां पर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर है। डिटर्मिनेंट ए ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4। ये बात समझ आई? देखो ए के कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। अब जो ए कोफैक्टर है अगर उसका कोफैक्टर निकाल कर डिटर्मिनेंट लिया जाए, कितना होगा? डिटर्मिनेंट ए पे पावर 4। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ नाम मान लेते हैं। लेट सपोज ये x1 है। अब क्या करने वाले हैं? और आगे बढ़ लेते हैं। देखो मैंने 3x3 लिया है, n वाला आपसे पूछने वाला हूं। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है। अब क्या करने वाले? अब यहां पे x1 मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट इंटू x1 का कोफैक्टर इस बार ले लेंगे। बोलो बच्चे हाँ या ना? ट्रांसपोज नहीं लगा रहा हूं क्योंकि फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बराबर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट x1 का क्यूब। बोल बच्चे हाँ या ना? तो x1 कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? डिटर्मिनेंट x1 का स्क्वायर। और x1 क्या था? वो लिखा हुआ है, यानी x1 की जगह पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट a पे पावर 4 और यहां पे 2 लिखा हुआ है, यानी 8 आ जाएगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? अब देखो पहले क्या था? डिटर्मिनेंट a था, जब कोफैक्टर का निकाला तो डिटर्मिनेंट क्या आया? a स्क्वायर। फिर क्या हुआ? जब इसके कोफैक्टर का निकाला तो पावर 4। फिर क्या हुआ? अरे ये तो जीपी को फॉलो कर रहे हैं भाई। क्या बन गए? तो यानी यहां पे देखो 2 पे पावर 1 2 3 ऐसे चल रहे, ठीक है? तो बिल्कुल लास्ट वाले का क्या आएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 पे पावर n माइनस, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो पहला मिल जाएगा, 2 लेंगे तो यहां आ जाएंगे, 3 लेंगे तो इस पे आ जाएंगे, और nth वाले में वहां चले जाएंगे। पूरी बात समझ आई? तो जो nth को फैक्टर होगा, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तब 4x4 में कुछ और चलेगा। बहुत परिश्रम हो गई। ये 3x3 का फॉर्मूला है, 4x4 होता कुछ और होता। 4x4 में क्या होता? अगर 4x4 होता तो क्या होता? सोच के बताओ, सोच के, जल्दी नहीं लाल, जल्दी बताना महापाप है। वहां पे डिटर्मिनेंट ए का क्यूब बनता था, वहां पे पावर 4 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पावर 4 बनेगा। जब आप कैंसिल करते तो कितना आता? क्यूब आता, 3 आता। तो इस बार क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ए रहेगा। ये किस ऑर्डर का था बच्चे? 3x3 का था। और अगर मैं 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लूं तो 4x4 में पहले तो चलो डिटर्मिनेंट ए आ गया, फिर डिटर्मिनेंट ए का फिर क्या होने वाला है? सोच समझ के बताना, बिल्कुल जल्दबाजी मास्टर को पसंद नहीं है। तुक्के मत मारो, सोच के बताओ, सोच के बताओ। थोड़ा लिखा उखा करो कॉपी में। एक बार सोच के लिख के बोलो। ये राहुल गांधी से लेक्चर मत दिया करो, सिस्टमैटिक कॉपी में लिखो पहले। जल्दबाजी नहीं लाल, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। हमने 2 नई बात यूज करी है। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही होता है, पहली बात। एक और बात आपको याद करने के लिए भी मजबूर किया, क्या? कि जो स्टार्ट किया वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, कि ए इंटू ए को फैक्टर का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया सिमेट्री के लिए। नहीं बोला इसका मतलब गलत है। जल्दी बचाओ। नाइन। देखो क्या बनता है इस बार। अगर मैं इसके कोफैक्टर को x1 मान लेता, डिटर्मिनेंट x1 इंटू कोफैक्टर का बराबर x1 में पावर 4 करता है, x1 का क्यूब आता है। x1 क्या है? इसका क्यूब है, पुट कर दो तो 9 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? डेल्टा में डिटर्मिनेंट a 3 स्क्वायर, राइट। ऐसे बच्चे nth वाले में क्या चला जाएगा? डिटर्मिनेंट a पे पावर 3 पे पावर n माइनस 1। नौ आपको सिमेट्री नजर आ रही होगी यहां पे। अगर बच्चे मैं n क्रॉस n की बात करता, अब ऑर्डर मिल गया तुम्हें ना?
तो यहां डिटर्मिनेंट ए, अगले में क्या आएगा डिटर्मिनेंट, सोच के बताओ, जल्दबाजी नहीं। डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1, फिर अगले में डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1 पे पावर। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। किसी को फंसाना क्या बोलोगे, 50 क्रॉस 50 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 1085 है। 100वें डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो तो आपको फॉर्मूला पता, आप सीधे कर दोगे। समझ गए ना। यहां पे n क्या बतला रहे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आज ये बात अच्छे से फील कर पाए। कितने लोग पहले ये बात कभी सुने थे, सुना ही नहीं, ग्रेट। तो बोलता हूं मिर्जापुर मत देखा करो तुम लोग। ये देखो मिल गया खिलाड़ी ना। चलो तो साथी हेडिंग लिखो फटाफट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करें। अब एडजॉइंट को फटाफट उड़ा देंगे, उसमें समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। एडजॉइंट इजी टॉपिक है, ये बातें अच्छे से रिवाइज कर लेना।